मेरा बहनोई रोज मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने घर बुला लेता। बहन मना करती मगर बहनोई 20 लाख देता, इसलिए बहन की एक ना सुनती थी और दूध पिलाकर पैसे वसूल करती और फिर घर आ जाती। लेकिन एक रात मेरा बहनोई खुद मेरे घर आ गया। रात का वक्त था, मना भी ना कर पाई। मेरे होश उड़ गए। उस रात हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मेरे बहनोई ने बात ही हमारे सामने ऐसी रखी थी। मेरा पति कहने लगा कि मुझे तो इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे पूछ लो। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं तो नजर ही नहीं उठा पा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इसे माँ का दूध पिलाने की जरूरत है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा बीमार रहती है, वह उसे दूध नहीं पिला सकती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति का काम नहीं है। मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। कहो तो समीर को एक अच्छी रकम दे देता हूँ, जिससे अपना कारोबार शुरू कर ले, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बहनोई अपने दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगेगा। वह मेरी मिन्नत कर रहा था। अपने भांजे की हालत तो मैं भी देख कर आई थी। अस्पताल में वह बहुत कमजोर हो चुका था, दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मेरी बहन भी उसके पास बैठी परेशान थी, लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ये बात मेरे बहनोई ने क्यों कही। ये बात तो मुझे मेरी बहन को कहनी चाहिए थी। अगर वह कहती तब भी मैं इनकार करती। ये बात भी सच है कि समीर की हालत वाकई में ही ठीक ना थी। जब से मेरी शादी हुई थी, जरूरत पूरी होती देखी थी, ख्वाहिश क्या होती हैं मैं नहीं जानती थी। उस वक्त मैं खुद भी बहुत ज्यादा तंदुरुस्त ना थी। इत्तेफाक से मेरी बहन का बेटा और मेरी बेटी एक ही दिन पैदा हुए थे। मेरा भांजा मेरी बेटी से बस चंद घंटे ही बड़ा था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और मेरा भांजा ऑपरेशन से हुआ था और वह कमजोर था। कुछ दिन बाद घर पर मेरा बहनोई उसे ले आया था, लेकिन मेरी बहन की अपनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए डब्बे का दूध बच्चों को शुरू करवा दिया, जो कि उसके पेट में ऐसा चुभता था कि उसको क्या हो गया हो। अभी ये हाल था कि उसके पेट में कोई चीज भी टिक नहीं रही थी। वह जो भी खाता उसे उल्टी हो जाती, इसलिए डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर माँ का दूध इसे ना मिला तो ये मर भी सकता है। ये खबर भी मुझे अपनी बहनोई के मुंह से ही सुनने को मिली थी। बहरहाल मैंने समीर की तरफ देखा तो उसने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने भी बहनोई के सामने हामी भर ली। वह खुश हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा घर बचा लिया और अपने घर के बराबर वाला घर खरीद कर हमें दे दिया था कि बच्चों को खिलाने पिलाने में परेशानी ना हो सके। यहाँ तक कि समीर का घर बहुत महंगा ना था, लेकिन ऊपर से सारी रकम मेरी बहनोई ने ही भरी थी। मैं अपनी बहन के पड़ोस में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि ये देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन जब मैं अपने भांजे को दूध पिलाने के लिए अपनी बहन के घर गई तो उसका मूड बहुत खराब था। मुझे देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया और फिर अपने बेटे को मेरी गोद में डालकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। मैंने अपनी बहन के बेटे को प्यार किया और मैंने अपने जरिए उसे दूध पिलाया था और फिर वह मेरी बहन की औलाद थी। मुझे क्यों ना उस पर प्यार आता। जब वह पेट भर के दूध पी चुका था, वह सो गया, वरना बहन की गोद में रोए जा रहा था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाहर आ गई। मेरी बहन उस वक्त लॉन में चक्कर काट रही थी। अजीब बेचैनी सी उस पर सवार थी, लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो किचन में चली गई। मुझे ये सब जाहिर हो रहा था जैसे वह मुझसे कतराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं वजह नहीं समझ पाई थी। मैं बहन के पीछे किचन में चली गई। मैंने देखा तो फ्रिज से सब्जी निकाल रही थी, शायद खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैं कहने लगी कि आपको क्या हुआ है। कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे खाना बनाना है, मैं बहुत बिजी हूँ और जाहिर है तुम्हें भी अपने घर में बहुत से काम होंगे।
तुम्हारा ये एहसान ही बहुत है कि तुम मेरे बेटे को खाने पिलाने के लिए आ जाती हो। वह तो यूं कह रही थी जैसे कि मैं उनके घर से जाने वाली हूँ। उनका रूखा सूखा रवैया देखकर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह मेरा भांजा है, मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे कि मेरी बेटी। लेकिन जब दीदी ने मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे ना ही कोई बात की, बस अपने कामों में बिजी रही, तो मैं उठकर वापस आ गई। उस वक्त मेरी बेटी माँ की गोद में थी और रो रही थी। शायद उसे भी बहुत भूख लगी थी। समीर मुझे घूर घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि सबसे पहले अपनी औलाद को खिला पिला कर जाया करो, ये ना हो कि तुम भांजे के चक्कर में मेरी बेटी पर ध्यान कम दो। मैंने कहा, समीर क्या हो गया है आपको? मैंने आपसे इजाजत के बगैर तो वहां जाने को नहीं कहा था। और फिर आप जानते हो ना, अमन भाई ने एक छोटे से इलाके का पुराना घर बेचकर हमें अच्छे इलाके का बड़ा घर लेकर दिया है। लाखों लगा दिए हैं उन्होंने हमारे घर पर। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर समीर का रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कहने लगा, हाँ अब तुम मुझ पर यही एहसान जताती रहना कि तुम्हारे बहनोई ने हम पर क्या क्या एहसान कर चुका है। हालांकि मेरी बहनोई ने 20 लाख की रकम मेरे पति समीर को दे दी थी ताकि वह एक कारोबार शुरू कर सके। समीर कहने लगा, उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, समझी ना। 2 साल बाद तुम्हारी बहन के यहाँ औलाद हुई है और जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि दोबारा तुम्हारी बहन माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा बहनोई जो कुछ कर रहा है अपने बेटे के लिए कर रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसका कोई भी एहसान हमारे सर पर नहीं है। हाँ ये है कि तुम उसके बेटे पर एहसान कर रही हो। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत हुई थी। मैंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब भी मैं अपने भांजे के पास जाती मेरी बहन का मूड बहुत खराब हो जाता। बल्कि मेरे बहनोई मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रात को जब भी मैं अपने घर पर आती तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक देते। दरवाजा समीर खोलते, फिर समीर को वह फलों के शो पर थमा देते और कहते कि पायल से कहना कि ये सारे फल आज ही खाए, और बहुत सारा दूध मक्खन मलाई देकर जाते। ये सब देखकर समीर का तो गुस्से से बुरा हाल होने लगता था। वह फलों के शो पर मेरे पास फेंक कर चले जाते जैसे कि ना जाने क्या होगा। वो कहने लगे, ये तुम ही खाना, क्योंकि तुम्हारा बहनोई ने तुम्हारे नाम लेकर दे गया है। ये सारे फल पायल खाएगी। मैंने कहा कि समीर आपको क्या हो गया है? अमन भाई ने यूं ही कह दिया होगा, आप तो बातें पकड़ लेते हैं। मैं अपनी बेटी को गोद में पकड़े बहला रही थी क्योंकि वह रोई जा रही थी। उसे 2 दिन से बुखार था और वह किसी के पास भी चुप नहीं हो रही थी। उस वक्त मुझे अपनी बहन का फोन आ गया कि जैन जाग गया है और उसे भूख लगी है। हालांकि मैं अपनी बेटी को दूध पिला चुकी थी, लेकिन वह फिर भी रोए जा रही थी। मैंने समीर से कहा कि बस आधा घंटा आप उसे संभाल लें, तो मैं जैन को जाकर कुछ खिला पिला दूंगी। उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे ऐसा पकड़ा जैसे छीन रहे हों। कहने लगे, हाँ हाँ जाओ, तुम जाकर गुलामी करो अपनी बहनोई के बच्चे की। यह मेरी बेटी है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि समीर को हुआ क्या है, वह क्यों मुझसे इस तरह के रवैये रख रहे थे। बहरहाल उस वक्त मुझे जैन की भी फिक्र थी। बड़ी मुश्किल से उसकी सेहत कुछ बेहतर होने लगी थी। मैं फौरन अपनी बहन के घर चली गई तो मेरी बहन उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखकर जैन को मेरी गोद में डालकर कमरे से जाने लगी। मैंने कहा, दीदी आपको हुआ क्या है? आप क्यों मेरे साथ इस तरह से रूखा सूखा रवैया रखती हैं? कहने लगी, तुम बस जो एहसान हम पर कर रही हो ना, बस वही करा करो। मेरे पति तुम्हें सिर्फ एक दूध पिलाने के जितने लाखों रुपए दे रहे हैं ना, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों हाथों से मेरे पति को लूट रही हो। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा के रह गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा घर दूर था, इसलिए अमन भाई ने अपनी मर्जी से ही मुझे यहाँ पर घर लेकर दिया है। कहने लगी, और तुम्हारे पति को जो 20 लाख दिए हैं, देख रही हूँ जितनी मेहरबानी अगर तुम पर कर रहे हैं, बीवी की हैसियत से मुझ पर तो नहीं करते। अपनी बहन की बात सुनकर मैं तो उसे हैरत से देखने लगी। वह कैसी बातें कर रही थी? मैंने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं? कहने लगी, मैं वह दिन भूली नहीं हूँ जब अमन ने मुझे छोड़कर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था।
और कितना मजबूर किया था, वह तो जब माँ ने साफ कह दिया कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी वह पायल की शादी नहीं करेंगी, और जो रिश्ता बड़ी के लिए आया है तो बड़ी बेटी को छोड़कर हम छोटी से शादी वहां कभी नहीं करेंगे, तब जाकर अमन ने मेरे लिए हामी भरी थी। ये बात सुनकर मैं तो अपनी दीदी की शक्ल ही देखती रह गई। वह पिछले 5 साल पुरानी बातें का ही सोच रही थी। ना तो मैंने कभी अमन भाई को उस नज़र से देखा था और ना ही शादी के बाद कभी उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात ना की थी जो मेरी बहन सोच रही थी। शायद पहले उन्हें ऐसी कोई ख्वाहिश होगी, लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। और मेरी शादी तो अभी 2 साल पहले ही समीर से हुई थी। जब अमन भाई ने रिश्ता मांगा था मैं थी भी छोटी, 11 में या 12वीं में क्लास में पढ़ती थी। मेरे पापा तो कभी भी मेरी शादी ना करते, बस उस वक्त हो जाने वाली बात को मेरी दीदी ने किसी दूसरे ही अंदाज में ले लिया था। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में बैठा शक का कीड़ा मैं कभी भी निकाल नहीं सकती थी। मैं तो समीर के रवैये से भी परेशान थी। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि जैसी मेरी बहन सोच रही थी ऐसे ही कुछ रवैया मुझे समीर का भी नजर आ रहा था। मैंने अपने बहनोई से कहा कि समीर का काम अच्छा चल रहा है, आपको मुझे फल और मक्खन लाने की जरूरत नहीं है, और समीर बहुत अच्छा है, वे सब मेरी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरे बहनोई मुझे गौर से देखने लगे, कहने लगे कुछ हुआ है क्या? परी ने तो तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह तो नहीं दिया? शायद मेरी दीदी ने जो बातें मुझसे कही थी वह अमन भाई से भी कही थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था। मैं उस वक्त दीदी की बातों से बेहद परेशान थी, इसलिए रोने लगी। मेरे बहनोई वापस चले गए। मुझे लगा कि बस कहीं मेरी वजह से बहन और बहनोई के रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। 8 महीने होने वाले थे मुझे अपने भांजे को संभालते हुए, और वह काफी सेहतमंद हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बहनोई को बता देती हूँ और उनसे ये भी कह देती हूँ कि जो पैसे वे हमें दे चुके हैं हम आहिस्ता आहिस्ता वह भी वापस दे देंगे, ताकि दीदी को ये ना लगे कि मैं आपके एहसान से ऐश कर रही हूँ। बहरहाल मैंने समीर से भी कह दिया था कि जो पैसे अमन भाई ने दिए थे मुझे वे अपने पास नहीं रखने। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाएगा हम पैसे को जमा करके रखेंगे और अमन भाई को वापस लौटा देंगे। ये बात सुनकर समीर मेरी तरफ गौर से देखने लगे, कहने लगे कि ये बात अब तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दी है? मैंने कहा आपके रवैये ने। मुझे लगता है जैसे आप मुझ पर शक करने लगे हैं, और मैं ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ। बस साल 6 महीने की और बात है कि मेरा भांजा जब खाना खाने लगेगा तो उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं चाहती थी कि उस वक्त तक हम घर की कीमत भी अमन भाई को दे देंगे, और ये घर बेचकर आप मुझे जहाँ चाह ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरी बात सुनकर कहने लगे तुम शायद ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने कहा नहीं, आप सबने मुझे सोचने पर मजबूर किया है और मैं वही करूंगी जो मैंने सोच लिया है। समीर शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा हुए थे। 8 महीने का वक्त भी गुजर गया। अब मेरा भांजा जैन घर की हल्की फुल्की चीजें खाने लगा था, लेकिन उसको मुझसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। शायद जाहिर सी बात थी, वह मेरे वजूद का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब था। और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब आप जैन को ऊपर की चीजें खिला पिला सकती हैं। दीदी तो जैन को मेरे पास भी भटकने नहीं देती थी, न जाने उन्हें किस बात का डर था। बहरहाल मैंने वह घर बेचकर और एक दूर दराज के इलाके में घर ले लिया। समीर ने भी पैसे जमा करके अमन भाई के सारे पैसे दे दिए हैं। हमारे हालात अब काफी बेहतर हो गए थे। अब मैं दीदी के घर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जैन जैसे ही 15-16 बरस का हुआ मुझसे मिलने आ जाता था। वह और मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ते थे, और ये एक इत्तेफाक था, इसलिए मेरी बेटी से कुछ ना कुछ पूछने के लिए वह हमारे घर आने लगा। मैं बचपन में ही
उसके साथ रह चुकी थी, इसलिए जब वह घर आता तो मेरी मोहब्बत उसके लिए और ज्यादा सी होने लगती थी। उससे दीदी के बारे में पूछती तो कहता माँ का तो रवैया ऐसा है कि जब भी कहता हूँ कि आपके घर जाना है तो साफ मना कर देती है। मैंने कहा तुम्हारी माँ है, जो कहती है ठीक ही कहती है। मेरी बेटी भी मेरी एक लौती बेटी है, इसलिए मेरे हाथ से खाना खाती, इसलिए जैन भी साथ बैठ जाता, कहता मौसी मुझे भी अपने हाथ से खाना खिलाएं। माँ ने तो आज तक कभी मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। कहता भी हूँ तो कहती है कि तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो। वक्त गुजरने लगा, मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा जब मेरी बहन ने रोते हुए मुझे फोन किया और कहने लगी जैन और मेरी बेटी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। कहने लगी तुमने अपनी बेटी को भी मेरा ही घर दिखाया है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा बर्बाद रही है। अमन ने कभी खुशी में मोहब्बत नहीं दी है जिसकी मैं हकदार हूँ, और तुम्हारी बेटी ने वही तमाशा लगाया है कि हमारे घर में तो तूफान उठ गया है। मैंने कहा दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, जैन की शादी किसी कीमत पर मेरी बेटी से नहीं हो सकती, क्योंकि वह उसका भाई है। मैंने जैन को अपना दूध पिलाया है। बहन कहने लगी ये बात तो तुम्हें अपनी बेटी को समझानी चाहिए थी, जिसने ना जाने कौन से डोरे डाले हैं मेरे बेटे पर। मैंने कहा मेरी बेटी इस बात से वाकिफ है, वह सब जानती है। मैंने कहा शायद आपने जैन को ही ये बात नहीं बताई, वरना फिर कभी भी ऐसा नहीं कहता। दीदी कहने लगी वह मेरी बात सुनता कब है। मैंने दीदी का फोन काट दिया तो मेरे बहनोई की कॉल आने लगी। वह भी मुझे कह रहे थे कि जैन ने तुम्हारी बेटी से शादी करने की जिद पकड़ ली है, वह हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने उससे कहा कि वह तुम्हारी बहन है तो कहता है कि आप लोग मेरी शादी उससे ना कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मुझसे कहने लगे कि जैन आज तुम्हारे घर आएगा, तुम ही उसे समझाओ। ओके। शाम को जैन घर पर आया तो आंखें सूजी हुई थी। कहने लगा मौसी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ना कराने की बहुत सारे बहाने ढूंढ रखे हैं, लेकिन मैं सच जानता हूँ। मैंने कहा कि जो कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कहा है वह सच है। तुम समायरा के भाई हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी इज्जत है तो समझो कि मैं सच कह रही हूँ, और हमारी समायरा इस बात को जानती है। कहने लगा कि मेरी कभी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। ये कहकर वह चला गया। मुझे मालूम हुआ कि वह अब पढ़ने बाहर चला गया है। अब वही नौकरी के साथ साथ सेटल हो चुका था। और एक रात मेरी बहन और बहनोई मेरे घर पर आए और मुझसे मेरी बहन माफी मांगने लगी और वह मेरे पैरों में गिर गई। कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया रखा है। मैं शक में अंधी हो चुकी थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को समझाया और उसने तुम्हारी बात मान ली। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। और फिर हम सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।